मेरे सभी YouTube श्रोताओं को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। साथियों, बहुत पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ रहा करता था। उसके घर में भगवान ने उसे एक बेटा और एक बेटी दी थी। इस बात से वह बड़ा प्रसन्न रहता था कि भगवान ने उसे एक बेटी का तोहफा भी दिया है। जिस तरह वह अपने बेटे से प्यार करता था, बिल्कुल उसी तरह वह अपनी बेटी को भी बहुत प्रेम करता था। उसने अपनी बेटी की हर एक इच्छा को पूरा किया था। जो कुछ भी उसकी बेटी उससे मांगती थी, वह हर चीज़ उसके लिए हाजिर कर देता था। तो प्रिय भक्तों, कहते हैं कि ज़्यादा लाड प्यार में पले हुए बच्चे जल्दी बिगड़ जाते हैं, और यही उसकी बेटी के साथ भी हुआ। उसकी बेटी जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो वह अक्सर छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती और रोने लगती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और सेठ की वह बेटी जवान हो गई। जब वह जवान हुई तो सेठ को उसकी शादी की चिंता सताने लगी, क्योंकि वैसे भी हमारे समाज की यही रीत है कि चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, अपनी बेटी को अपने घर पर नहीं रख सकता। हर किसी को अपनी बेटी की शादी तो करनी ही होती है, और इसलिए सेठ ने भी अपनी बेटी के लिए एक अच्छा संपन्न परिवार देखकर उसकी शादी कर दी। शादी को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि बेटी ने अपने पिता को एक लेटर लिखा। लेटर में लिखा था कि पिताजी, आपने मेरी शादी कहाँ कर दी। यहाँ तो मैं बड़ी मुश्किल भरी जिंदगी जी रही हूँ। इस परिवार ने कुछ ही दिनों में मेरी जिंदगी को नर्क जैसा बना दिया है। जैसे ही सेठ ने वह पत्र पढ़ा, वह तो तुरंत अपनी लाडली बेटी के घर की ओर चल पड़ा, और वहां पहुंचकर उसने सबसे पहले अपनी बेटी की सास से मुलाकात की। लेकिन उसने भी सेठ से अच्छे से कोई बात नहीं की। उस घर के सभी सदस्यों ने सेठ को नज़रअंदाज कर दिया, कोई रेस्पेक्ट नहीं दी। और इसी तरह जब वह अपने दामाद के पास पहुंचता है तो सेठ ने अपने दामाद से कारण पूछा, तो दामाद भी भड़क उठा और कहने लगा कि आप अपनी बेटी को यहाँ से वापस ले जा सकते हैं, मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता। उसने यहाँ तक कह दिया कि मैं इस रिश्ते को तोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। आपका शादी में जो भी खर्च हुआ है, मैं उसे वापस देने के लिए भी तैयार हूँ। अब सेठ तो चुप रह गए और उन्होंने आगे कोई बात नहीं की, और चुपचाप वह अपनी बेटी को अपने साथ लेकर चल पड़े। लेकिन सेठ जी थे बड़े समझदार। रास्ते में उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तेरी सास का स्वभाव कैसा है। अब लड़की ने गंभीर आवाज में कहा, पिताजी, वह तो डायन से भी बदतर है। अब सेठ ने पूछा कि तेरे ससुर का स्वभाव कैसा है। लड़की बोली, वह तो बड़े ही दुष्ट हैं। सेठ ने फिर जेठ के बारे में पूछा तो वह बोली, जेठ क्या है, वह तो यमराज के समान है, जो सजा देकर नरक में डाल देता है। और फिर सेठ ने उसके पति के बारे में पूछा तो लड़की कहने लगी, वह तो मुझे यमदूतों से भी बदतर लगता है। अब सेठ ने फिर पूछा, तो अच्छा ये बताओ कि तुझे तेरी ननद कैसी लगती है। लड़की कहने लगी, वह तो मुझे चुड़ैल जैसी लगती है। फिर सेठ ने एक और सवाल किया कि चलो मान लेते हैं, यह तो तेरे परिवार के सदस्य थे, लेकिन अब ये बता कि तेरा आस पड़ोस कैसा है। अब लड़की बोली, यहाँ तो सारे के सारे भूतों जैसे हैं, मुझे कोई भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब सेठ सोचने लगा कि घर का कोई एक सदस्य बुरा हो सकता है, लेकिन घर के सारे लोग, यहाँ तक कि पास पड़ोस के लोग भी कैसे बुरे हो सकते हैं। अब तो वह बड़ी दुविधा में पड़ गया और सोचने लगा कि मेरी बेटी को कोई भी पसंद क्यों नहीं आ रहा। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां तो होती हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हर इंसान में कोई ना कोई खूबी भी जरूर होती है। लेकिन इस लड़की को किसी में भी कोई भी अच्छाई नजर ही नहीं आई। इस तरह की बातें करते करते सेठ अपनी लड़की को लेकर अपने घर पहुंच गया, और जब वे घर पहुंचे तो वहां भी घर के किसी सदस्य ने उस लड़की के साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं किया। फिर वह लड़की कहने लगी कि यहाँ भी मुझे कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा है। सभी ने उस लड़की से कहा कि हमने बहुत अच्छा घर देखकर तेरा विवाह उस घर में करवाया था। अब निश्चित ही तुमने वहाँ किसी के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया होगा, अच्छे से बातचीत नहीं की होगी, और इसीलिए तुम लोगों के बीच में अनबन रही होगी। अब उस लड़की ने क्रोध भरे स्वर में उन सब से कहा
कि तुम लोगों को तो मेरी ही गलतियां दिखाई देती हैं। तुम लोग जब वहां जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा। शादी के पहले तो तुम लोग मुझसे इतना प्रेम करते थे, लेकिन अब कोई तुम में से मेरे साथ अच्छे से बात तक नहीं कर रहा है। इस तरह वह लड़की उदास होकर अपने कमरे में जा गई। अब मैके में रहते हुए उसे लगभग 2 महीने बीत गए और फिर एक दिन लड़की ने सोचा कि चलो मैं अपनी सहेलियों से मिलकर आती हूँ। जब वह उनसे मिलने गई तो वहाँ भी सभी लड़कियाँ उससे एक ही सवाल करने लगीं कि तेरा पति तेरे साथ क्यों नहीं आया? ससुराल वालों में से कोई भी अब तक तुझे लिवाने क्यों नहीं आया? इस तरह की बातें वे आपस में करने लगीं और इस तरह के तीखे सवालों से परेशान होकर वह उन्हें कोई बिना जवाब दिए अपने घर में वापस आ गई। अगली सुबह वह बाजार गई तो वहाँ भी लोग जो उसको जानते थे उसे देखकर तरह तरह की बातें करने लगे। वहाँ वे लोग कहने लगे कि यह काफ़ी दिनों से यही रहती है, इसका पति इसे लिवाने क्यों नहीं आता? पक्का कुछ तो गड़बड़ है। शादी के बाद इतने दिनों तक ये यहाँ कैसे बसी हुई है? लोगों की ऐसी बातों को सुनकर वह शर्मिंदगी महसूस करने लगी और वहाँ से अपने घर वापस आ गई। इधर सेठ को अपनी लड़की की ये मायूसी देखकर बड़ी चिंता होने लगी और वह पछताता भी रहा और पूछता भी रहा कि मैंने अपनी लड़की को बहुत ज़्यादा लाड प्यार से शायद बिगाड़ दिया है। ऐसा वह सोचने लगा, जिसके कारण आज उसे इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब लड़की के दिमाग में भी यही बातें घूम रही थी कि कोई मेरी इज्जत नहीं करता, मुझे कोई समझता भी नहीं। इन बातों को लेकर वह बड़ी चिंतित रहने लगी। फिर एक दिन सेठ ने अपनी लड़की को अपने पास प्यार से बैठाकर समझाते हुए कहा कि बेटी, कुछ दिनों में तुमने ये महसूस किया होगा कि ससुराल में तेरी नहीं बनी, ये तो अलग बात है, लेकिन मैके में भी अब तेरी इज्जत कोई क्यों नहीं करता? तेरा भाई है, भाभी है, माँ है, सभी ने तुझसे मुंह क्यों मोड़ लिया है? लेकिन बेटी, मैं आज भी तेरे साथ वैसे ही खड़ा हूँ और तेरी मदद के लिए तैयार हूँ। तेरी इस परेशानी के बारे में मैंने एक महात्मा से कुछ पूछा था और उन्होंने वह सब मैंने जब उन्हें बताया, सारी समस्या के बारे में बात की, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ऐसी 2 बातें बताऊंगा जिन्हें तुम और तुम्हारी लड़की अपने ज़िंदगी में यदि लागू कर ले तो वह अपनी ससुराल वालों को अपनी मुट्ठी में कर लेगी और मैं का उसका सारा परिवार उसकी इज्जत करेगा। रिश्तों में जो भी दरारें आई हैं वह फिर से भर जाएंगी और वह फिर से अपनी ससुराल में राज करेगी। अब महात्मा जी ने हमें 2 चीज़ें करने को कहा है। बेटी, अगर तुम हाँ कहोगी तो मैं तुम्हें वह बता सकता हूँ। जब सेठ ने ससुराल में राज करने की बात कही तो लड़की को कुछ खुशी हुई और सोचने लगी कि अब तो मैं सबको अपनी मुट्ठी में कर पाऊंगी। वह यही तो चाहती थी कि सब मेरे अधीन रहें। फिर सेठ बोला, महात्मा ने मुझे पहली बात यह बताई कि तुझे 90 दिनों तक बिल्कुल मौन धारण करके रहना होगा, यानी 90 दिनों तक तू बिल्कुल चुप रहेगी, किसी से कुछ नहीं कहेगी, चाहे कोई भी तुझसे कुछ भी कहे, किसी बात का जवाब नहीं देगी। ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन अगर तू सबको अपनी मुट्ठी में करना चाहती है तो ये तो सब तुझे करना ही पड़ेगा। अब महात्मा जी ने एक मंत्र भी दिया, उसे मैं ही पढ़ूंगा, तू बस चुपचाप काम करना। यह सुनकर लड़की तैयार हो गई। सेठ उसे उसकी ससुराल छोड़ने के लिए तैयार हो गया और लड़की के मैके वालों ने खुशी खुशी उसे समझा बुझाकर विदा भी कर दिया कि अपना घर बसा ले। इस तरह जब सेठ और उसकी लड़की उसके ससुराल में पहुंचे तो उसके सारे परिवार वाले ये सब देखकर बड़े हैरान हो गए कि यह इतना लड़ झगड़ कर यहाँ से गई थी और अब फिर से वापस आ गई। वे अपना गुस्सा दिखाते हुए कहने लगे कि हम इस लड़की को अपने घर में बिल्कुल नहीं रख सकते। सेठ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि ये तो बच्ची है, बच्चों जैसी बात कर दी इसने, बच्चों से गलती हो जाती है, तुम तो बड़े हो, इसकी गलती को माफ़ कर दो और मेरे कहने पर एक बार मेरी लड़की को अपनी गलती सुधारने का मौका ज़रूर दे दो। उसके सास ससुर गुस्सा करते हुए कहने लगे कि हम इस लड़की को अपने घर में नहीं रखना चाहते, इसे बोलने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है और ना जाने कितनी बुराइयां की उस लड़की की, लेकिन वह बिल्कुल चुपचाप खड़ी रही।
फिर सेठ ने दोबारा उनसे कहा कि बच्चों को एक बार माफ जरूर कर देना चाहिए, और आखिर में उन्होंने सेठ की बात मान ली, उस लड़की को अपने पास रख लिया। तो प्रिय भक्तों, यहाँ एक छोटी सी बात समझने वाली ये है कि हम कई बार अपने बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब लड़कियां शादी करके ससुराल जाती हैं तो वहाँ उनकी गलतियों को कभी नज़रअंदाज नहीं किया जाता, और इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार अवश्य देने चाहिए। उस लड़की ने उस महात्मा की बताई हुई इस बात को गांठ बांध लिया। 3 महीने उस घर में बहुत कुछ हुआ, कुछ बातें सहन शक्ति से बाहर की भी हुई, लेकिन वह महात्मा के वचनों पर अटल रही और किसी से कुछ नहीं बोली। उनमें एक बड़ा बदलाव देखकर उसकी ससुराल वाले सोच में पड़ गए कि यह पहले तो किसी को बोलने तक नहीं देती थी, सबको भला बुरा कहती थी, आखिर इतना बड़ा बदलाव कैसे हो गया। उन 90 दिनों में ऐसी बहुत सी बातें हुई कि अगर उन बातों का जवाब दिया जाता तो सब कुछ बिगड़ जाता, और इस तरह 90 दिनों में उसे सब कुछ सुनने की आदत पड़ गई। जब वह 90 दिनों तक लगातार चुप रही तो उस लड़की का स्वभाव ही बदल गया। अगर कोई उसे कुछ कह भी दे तो वह सबको मुस्कुरा कर टाल देती। धीरे धीरे लड़की के ससुराल वालों का व्यवहार भी लड़की के प्रति बदल गया, और वह लड़की अपनी ससुराल में सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। अब सेठ की लड़की को समझ में आ चुका था कि सामने वाला मुझे कुछ भी बोले, चाहे गालियां ही क्यों ना दे, अगर मैं उन अपशब्दों या गालियों को स्वीकार नहीं कर रही हूँ तो वे मुझ तक पहुँच ही नहीं सकती। तो समझदार लोग कहते हैं कि एक चुप 100 सुख। इस तरह फिर सब्र के साथ अपनी जिंदगी वह खुशी खुशी बिताने लगी। चुप रहने का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। चुप रहने से हमारे शरीर की ऊर्जा बचती है, और इसीलिए कम बोलो और ज़्यादा सुनो, क्योंकि बोलने से वही चीज़ें पता चलती हैं जो हमें पहले से मालूम होती हैं, लेकिन सिर्फ सुनने से हमें नई चीज़ों का पता चलता है, हमें नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये महात्मा का कोई मंत्र नहीं था, बस उसकी ये तरकीब थी उस लड़की की आदत को सुधारने की। आखिर में एक चुप रहने से ही उस लड़की ने सबका दिल जीत लिया, और वह खुशी खुशी अपने घर में बस गई। प्रिय दोस्तों, जब 2 घरों में इस तरह का झगड़ा होता है तो उन घरों में कई लोगों के दिल टूटते हैं और दिल को चिंता भी सताने लगती है, और इसीलिए तलाक शब्द को हमारे मुंह पर कभी आना नहीं चाहिए। लाड़ प्यार तो सभी करते हैं, हम भी अपने बच्चों को ज़रूर करते हैं, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि वे बिगड़ जाएं और अगले परिवार की भी सुख शांति को नष्ट कर दें। इसलिए अपनी बातों को समझदारी से इस्तेमाल करो, क्योंकि कई बार समस्या का हल चुप्पी में ही छुपा होता है। तो प्रिय भक्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। राधे राधे।